नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत। आज लेट्स टॉक एस्ट्रोलॉजी का हम लोग एक और एपिसोड संदीप जी के साथ करने जा रहे हैं, और ये जेमिनी सूत्रा का सेकंड एपिसोड है। जी हाँ, हमने ये एपिसोड पहले भी शूट किया था, बट क्योंकि संदीप जी ने कहा यार इससे ज्यादा मैं दे सकता हूँ, इसमें वो मजा नहीं जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, आई वॉज स्टन्ड बाय द प्रोफेशनलिज्म, because he is doing entirely for the YouTube community and people who want to learn Gemini and want to know astrology. So इसमें इन्होंने फिर से रीटेक करवा रहे हैं। दिन चेंज है एंड एंटायर पीपीटी व्हेन आई सीन आई स्टन्ड की एडिशन चेंजेस बिकॉज ही वांट टू गिव यू द बेस्ट। सो मैं संदीप जी को वेलकम करता हूँ, स्टेज उनका है। एंड लेट्स स्टार्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल अगेन, प्लीज सर। थैंक यू सूरज भाई। और ये तो हमारी प्रॉमिस थी और अधूरा किसी चीज को नहीं छोड़ा जा सकता था। और अधूरे के अलावा चाहे हम अ, किसी को एक निवाला खिलाएं या पूरा उसको भोजन कराएं, पर उसमें एक खिलाने वाले को भी मन की शांति आनी चाहिए कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया। तो मुझे पिछली बार लगा कि जैसे कुछ रह गया, तभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि इसको दोबारा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ बिना ज्यादा देर किए हुए। और हम आज का अपना एपिसोड में कुछ और चीजें सीखते हैं फर्स्ट एपिसोड के बाद। तो इसमें जो चीजें हैं सूरज भाई, वो अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ उन चीजों की तरफ जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले एक मिनट जरा इसका ये प्ले हो जाए। कंप्यूटर सिस्टम्स कई बार अपनी तरह अपनी मर्जी से चलते हैं। तो पिछली बार हमने यहाँ पे लाके हमने अंत किया था अपनी जर्नी का, जहाँ पे कि हमने पराशरी और जैमिनी में जो की डिफरेंसेस हैं, जहाँ पे कि दोनों सिस्टम्स अलग तरीके से काम करते हैं, हेंस उनके सिद्धांत भी कुछ अलग अलग से ही फिर चलते हैं। हालांकि जब आप आगे पढ़ेंगे और जब आप हमारे साथ कोर्स करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं। और कई सारे सूत्र जो हैं वो हमें बृहत्पराशरा होरा शास्त्र में भी मिलते हैं। और उनमें से एक सूत्र मैं आज एग्जाम्पल्स के साथ भी सबको दिखाऊंगा। तो आज का जो मटेरियल है उसकी तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम निर्धारित करना चाहते हैं कि जो 7 हमारे चर कारक हैं, चर कारक मतलब बदलते कारक, हर लग्न में वो बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, उनका निर्धारण कैसे होता है। वो बड़ा सिंपल तरीका है कि भाई जो प्लैनेट आपका हाईएस्ट डिग्री पे है, और इसमें राहु केतु को हम नहीं शामिल करते क्योंकि वो छाया ग्रह है। जो एक्चुअल हेवनली बॉडीज हैं उन्हीं 7 ग्रहों को लिया गया। उनमें से सबसे जो हाईएस्ट डिग्री हुई उस चार्ट में, वो आत्मकारक कहलाया। और फिर जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री, वो अमत्य कारक। और इस तरह से हम 7 जो डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी डिग्रीज के हिसाब से प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको उस चर कारक का नाम दे देते हैं। अब कोई शायद ये पूछे कि भाई मैं कैसे याद रखूं। तो जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जैसे जगन्नाथ हो रहा है, या श्री ज्योति स्टार है, या पराशर लाइट है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है आज की तारीख में और रिलायबल है बहुत, उनमें इनकी लिस्टिंग अलग से दी होती है। तो चाहे वो चार्ट में डिस्प्ले हो या कहीं अलग डिस्प्ले में हो, तो हम वहां से भी ढूंढ सकते हैं। हमें हर बार डिग्री देख के वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने अपने आप ये कारक सारे चर कारक निर्धारित कर लिए, तो अगला सवाल उठता है कि भाई इनकी अपनी महत्ता या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पराशरी में तो हमको मालूम है कि भाई जुपिटर अगर भाव कारक है पंचम भाव के, तो वो पुत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों से रिलेटेड जब हम कोई भी चीज चार्ट में देखें, तो हम जुपिटर की स्टडी करते हैं। तो वो तो सिर्फ वो एक अ, भाव कारक हो गए। इनका महत्व भी चार्ट से जुड़ा हुआ है। सारे भावों को, हर भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी या हर भाव से एक चर कारक को जोड़ा गया। किसी में एक से ज्यादा भाव जुड़े, किसी में एक भाव जुड़ा। इन चर कारकों को जानने से पहले एक बार एक हम एग्जाम्पल चार्ट में इनको आइडेंटिफाई करना देख लेते हैं कि भाई कैसे देखा जाए।
मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो वही चार्ट में लिखा आ जाता है ग्रह के साथ, ए के लिखा है, पी के लिखा है, या जी के डी के जो भी कारक हुआ। पर अगर हम वैसे निर्धारित करना चाहें तो सचिन तेंदुलकर जी का चार्ट है ये। इसमें अगर हम देखें तो नीचे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में कारकों के नाम लिखे हैं। तो सबसे हाईएस्ट अगर हम देखें तो मार्स है, जो 26 डिग्री 42 मिनट पे बैठे हैं। अब इससे ऊपर ज्यादा डिग्रीज पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो हेंस ये आत्मकारक निर्धारित हो गए। अब ये हो सकता है कि सचिन जी के लिए ये मार्स है, मेरे लिए ये जुपिटर हो सकता है, आपके लिए वीनस भी हो सकता है। तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा प्लैनेट होगा, जिसकी भी डिग्री हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पे अमत्य कारक आए, फिर भृतृ कारक, फिर मरकरी, मैत्री कारक बने, एक्सेट्रा। एक बार जब हमने कारक आइडेंटिफाई कर लिए तो अगला कदम होता है समझना कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन से भाव से किसको जोड़ा गया। तो एके जब मैं लिखा, वहां पे जो पहले कॉलम में एके लिखा तो आत्मकारक, और उसकी क्या सिग्निफिकेशन है, तो सीधा सीधा लग्न से और लग्न की सारी चीजों को बताता है। अमत्य कारक सेकंड भाव और 10th भाव के बारे में बताता है। क्यों इसको जोड़ा गया? क्योंकि राव साहब की गाइडलाइन से ये उन्होंने बोला कि भाई अक्यूमुलेटेड वेल्थ और कर्म, इन दो चीजों से अमत्य कारक का लेना देना है। उनकी रिसर्च में उन्होंने देखा कि जब जब अमत्य कारक किसी और कारक से राजयोग बनाए, या वो दशा आए जिसमें अमत्य कारक बैठा है, वो दशाएं प्रोफेशन, करियर और प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी जाती है लोग। तो इसलिए उन्होंने इसको 10th और सेकंड हाउस से जोड़कर बोला कि इन सारी चीजों के लिए अमत्य कारक को देखा जाए। इसी तरह से थर्ड हाउस और 9th हाउस को जोड़ा गया भाई बहनों के लिए और गुरु, पिता और पिता समान लोगों के लिए। उसके लिए उसमें जब थर्ड हाउस आया तो सारे थर्ड हाउस के मीनिंग्स आ गए। 9th हाउस के भी हम सिर्फ गुरु, मेंटर और फादर के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, और बाकी हम कोई रिश्तेदारी नहीं ले रहे। 9th का आगे देखिएगा और भी आएगा। एम के मैत्री कारक 4th हाउस ही सिर्फ अकेला दिया गया, क्योंकि 4th हाउस अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं। वो राज्य की गद्दी भी बताई गई, वो सीट ऑफ अथॉरिटी बताई गई, वहां मदर भी है, होम भी है, प्रॉपर्टी भी, बहुत सारी चीजें। तो एक ही कारक उसके सारे काम को दिया गया। पुत्र कारक, अब पुत्र कारक 5th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, 5th हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। लेकिन 5th हाउस एजुकेशन का होने के अलावा 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी है। तो इसलिए पुत्र कारक उन दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ये चिल्ड्रन, बच्चों के मामले में भी हम इसको देखते हैं, एजुकेशन के मामले में देखते हैं, और तमाम जो 5th हाउस मैटर्स हैं उनके सिलसिले में हम पीके से भी चार्ट को नापते हैं। नातिकारक छठा भाव हुआ, 6th हाईएस्ट डिग्री है। तो नातिकारक से तीनों त्रिक भाव जोड़ दिए गए। तो 6, 8, 12 की जो सिग्निफिकेशन है, नातिकारक का वो काम चार्ट में वो अपना त्रिक भावों का काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली जीके जो है वो बहुत एक अच्छा कारक नहीं माना गया। पुत्र कारक बहुत अच्छा होगा भाई, आपका अमत्य कारक तो बहुत अच्छा है ही, अमत आत्मकारक लग्नेश या लग्न हो गया। तो कुछ इसमें से बहुत अच्छे कारक हैं, और आगे हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि वही जो अच्छे हैं वही राजयोग भी निर्माण करते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट डीके, जो हमारा 7th कारक हुआ, जो 7th, जो सबसे लोएस्ट डिग्री का ग्रह है, वो सारे 7th हाउस के मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो ये जानने के बाद हमने बेसिक, अब हमने डिफरेंस समझ लिया, हमने कारक निकालने सीखे, और अब हमने देखा कि भाई हर कारक कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है सूरज भाई कि जो भाव है वो अपना मतलब खो गया। सही बात। भाव तो अपना मतलब दे ही रहा है, पर वो कारक भी उस मतलब को बता रहा है। तो अगर मान लीजिए आपका आत्म कारक 12वें हाउस में बैठा है, और लग्नेश हो सकता है पंचम में बैठा है, क्योंकि जरूरी नहीं हाँ, है कि लग्नेश आत्मकारक होगा। एकदम। आत्मकारक का 12वें में जाना, लग्नेश का पंचम में बैठना, ये दोनों चीजें हमें मंत्र स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको कह रहा है कि भाई कुछ यहाँ पे इस तरह का झुकाव होने के चांसेस है। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया पराशरी से, एक चीज को हम्म। निर्धारित करने का
कि जैसे कहा जाता है पराशरी में कि जहां आपका लग्नेश बैठा है वहां एक स्पेशल डेस्टिनी होती है, आपकी डेस्टिनी वहां जुड़ी है। जी और कहीं ना कहीं जीवन में आप घूम के उसके पास पहुंचेंगे, उसी काम से या उस भाव के कार्य से जुड़ेंगे। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं लोग प्रोफेशन चेंज करते हैं और करते करते कहीं पहुंच जाते हैं। मैंने ये कैसे समझा, क्योंकि मेरा अपना लग्नेश 8वें में बैठा है उच्च का होके। तो मैंने साहब पढ़ाई तो करी कुछ और, मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, फिर कॉरपोरेट में काम किया, फिर कंसल्टिंग करी, और घूम फिर के एक उम्र में साहब ज्योतिष से आके जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल डेस्टिनी आपकी जहां आपका लग्नेश बैठा है वहां से जुड़ी होती है। उसी तरह से आत्मकारक भी हमें इंडिकेशन दे रहा है। अब हम उन दोनों को अगर जोड़ लें तो हमें और बहुत रिच मीनिंग्स निकलने शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक और जेमिनी में जो हमने बताया था कि अलग अलग तरीके के लग्न होते हैं, तो एक नजर उन पे डाल लेते हैं। उदय लग्न और नवांश बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे पराशरी में बनता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब इसमें स्पेशल लग्न आता है जिसे हम कहते हैं स्वांश लग्न। स्वांश लग्न क्या हुआ कि जो राशि में या डीवन चार्ट में का जो आत्मकारक है, उस आत्मकारक को हम नवांश में देखते हैं कि कौन सी राशि में जाके वो बैठे। उस राशि को, ना कि भाव, राशि को नवांश के मान लीजिए वो चौथे भाव में केप्रिकॉन राशि में चले गए। तो अब केप्रिकॉन राशि जो है मेरा आत्मकारक क्योंकि वहां बैठा है तो वो स्वांश लग्न कहलाए। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वांश को लग्न बना के भी हम चार्ट दे सकते हैं। जी इसका इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही कि अच्छा, तो D9 का महत्व तो एक तरह से यहां भी हमें दिख रहा है कि महर्षि पराशर ने कहा कि स्वांश लग्न से भी आप चार्ट को देखिए। D1 में तो देखेंगे ही देखेंगे, D9 अपने आप में है, लेकिन स्वांश लग्न से देखने के लिए कहा गया, और मैं आपको आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। यस फिर आया कराकांश लग्न। अब कराकांश लग्न क्या हुआ, एक कदम आगे बढ़े, और तो जो राशि D9 में आत्मकारक की थी उस राशि को अब हम D1 में लेके आ गए। ये कुछ जुड़ता जुड़ता सिद्धांत है राशि तुल्य नवांश वाला, कि हम एक ग्रह को राशि D9 में देखते हैं जी कहाँ है, उसका डिस्पोजिटर कौन है, वो कौन सी राशि में है, वो राशि D1 की कौन सी भाव बनी जब हम दशा अंकलन करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने कराकांश लग्न बनाया D1 में, लेकिन उस राशि से लग्न बना जहां पे आत्मकारक D9 में बैठा था। एक और लग्न आया अरूढ़ा लग्न। अरूढ़ा लग्न बहुत कई वीडियोस में आजकल यूट्यूब पे प्रचलित भी हुआ, बीच में लोगों ने यूज किया। सबसे ज्यादा पीवीआर नरसिम्हा राव साहब ने इसको इसका जो है इस्तेमाल करके एग्जाम्पल्स बताए। तो ये क्या है, जब हम अरूढ़ा लग्न की बात करते हैं, ओ सॉरी, एक यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मैं सबको बता दूं, एके की जगह वो लग्नेश है। AL होगा। यस लग्नेश है वो, लग्न लग्न लॉर्ड। लगना। लग्न लॉर्ड अपनी राशि से कितना दूर गया, और वहां से उतनी ही राशि हम गिनेंगे। तो वहां जब हम पहुंचेंगे तो वो हमारा अरूढ़ा लग्न कहलाएगा। अभी हम एग्जाम्पल चार्ट में इन सबको निकालेंगे, तो फिर मैं आपसे बोलूंगा, आप निकाल के मुझे बताएंगे। यस सर। उपपद लग्न, जैसे हमने लग्नेश को गिना अपने लग्न से कितना दूर, हम 12th लॉर्ड को गिनेंगे वो कितने दूर बैठा, और वहां से आगे उतने ही दूर आगे गिन के हमें उपपद लग्न मिला। उपपद लग्न किस लिए, कि उपपद लग्न से सारे मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज देखे जाते हैं। अगर उपपद लग्न में महर्षि जैमिनी ने कहा कि अगर मेलेफिक्स बैठे, उससे सेकंड में अगर मेलेफिक्स बैठे, तो भाई वो शादी में उन ग्रहों के नेचर के हिसाब से का एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर बेनिफिक्स बैठे हैं तो बहुत अच्छा होगा, अगर मेलेफिक्स बैठे हैं तो भाई फिर ये मैरिड लाइफ में खटपट जरूर होगी। और किस तरह की खटपट भी उन्होंने प्लैनेट्स के नेचर से इंडिकेट करी। तो एक उपपद लग्न फैमिली लाइफ, हैप्पीनेस, मैरिड लाइफ, उन चीजों के लिए उपपद लग्न को देखा गया। इसी तरह से जैसे हमने भाव 12th भाव के पद को उपपद लग्न का स्टेटस दिया, तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत। पर हर भाव के पद इसी तरह से निकाले जा सकते हैं। तो भाव पद निकालने का क्या तात्पर्य रहा, भाई यहाँ पे राशि दृष्टियां हैं, और एक राशि से दृष्टियां, तीन ही दृष्टियां जाती हैं, या द्विस्वभाव में
अपने से 3 जाती, तो 3 ही दृष्टियां जा रही हैं। अब यहां पे हम ये भी नहीं मान रहे कि भाई, जैसे हम कहते हैं पराशरी में कि अगर 2 ग्रह साथ बैठे हैं, उनमें से एक की दशा है, तो वो अपनी दशा में जो ग्रह उसके साथ युति करके बैठा है उसके भावों के भी रिजल्ट देगा। हम इस तरह से उसमें एक पॉसिबिलिटीज निकाल, यस सर। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि राशि की दशा है। तो जो पद है भावों के, अब वो पद अगर उस राशि में बैठा है तो वो उस भाव के रिजल्ट भी आएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम लिया था जॉन एफ कैनेडी का। जॉन एफ कैनेडी के आत्मकारक जाके 8वें में बैठा, तो हमने देखा कि भाई ये जब वो दशा चली, तो क्योंकि राजयोग बनेगा तो वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे, लेकिन आगे फिर उनको दिक्कत भी आई। शायद अगले एपिसोड में हम इसमें और डिटेल में आपको बताएंगे। ओके सर। ये जानने के बाद एक छोटा सा केस लेते हैं, इसमें हम अलग अलग पद पद निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में दिया है छोटे में स्वांश लग्न क्या हुआ, AK D9 में। तो आप मुझे बताइए कि इसमें आत्मकारक कौन हुआ इस चार्ट। सबसे बड़ा AK लिखा हुआ है ना, अगर यस। आप देख पा मंगल। रहे हैं। मार्स तो प्लेस मंगल, मंगल। मंगल को आप नवांश में देखें कौन सी राशि में बैठे। नवांश चार्ट और राइट में है, जो ये दो पूरा, छोटे हाँ हाँ, एकदम राइट राइट वाले, में है। हाँ दैट्स एकदम राइट में वर्गो। छोटे, है ना। ये वर्गो वर्गो। के आगे बैठ गए, ठीक है। तो वर्गो हमारा स्वांश लग्न, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस एक बार पकड़ने की बात है। स्वांश लग्न से हम पूरा चार्ट देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब हम कोर्स करेंगे राजयोग बन रहे हैं, अरिष्ट योग बन रहे हैं, कौन से क्या, कौन सा जाके कहाँ बैठा। D1 लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। D1 के सपोर्ट में बाकी लग्न हम एग्जामिन करते हैं। कराकांक्ष लग्न क्या हुआ साहब, कराकांक्ष लग्न हुआ, अब यही एके जो हमने स्वांश लग्न बनाया था वर्गो को, उसको अगर हम D1 में लेके आए तो वो कौन से भाव में गया, थर्ड। 3rd भाव में गया। तो वहां पे हमारा कराकांक्ष लग्न। तो क्या करेंगे, हम पूरे चार्ट को रोटेट कर लेंगे, या उसको हम लग्न मान के उस 3rd भाव को हम लग्न बना देंगे। तो वर्गो यस। लग्न से पूरे चार्ट को स्टडी करेंगे। कराकांक्ष लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये D1 और D9 को कंबाइन करता है। ये D1 में प्लेसमेंट लेके D9 में लाके चार्ट रोटेट करता है, तो थोड़ी एडवांस टेक्निक भी है। अगला हुआ अरूढ़ा पद। अरूढ़ा पद कैसे निकला कि साहब लग्नेश अपने भाव से कितना दूर गया। तो इस चार्ट में अगर आप देखें, लग्नेश हुआ मून, और मून अपने से कितने छठा। भाव दूर गया जी, अपने से छठा चला गया। छठा चला गया। अब आप मून से 6 गिनिए, तो हम कौन सी राशि पे आ गए, हम लोग आ गए टॉरस में। हम लोग टॉरस पे आ गए। तो हमारा टॉरस हो गया अरूढ़ लग्न। क्यों, लग्न का जो पद हुआ अपने से उतना दूर। तो अगर टॉरस की दशा चलेगी तो भी वो सारे रिजल्ट मिलेंगे जो लग्न हमें इंडिकेट कर रहा है, बिना लग्न की दशा चले। अब नीचे मैंने यहाँ पे दो, ये जो 4 चार्ट हैं नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों में, इनमें भी सॉफ्टवेयर से कैलकुलेटेड कराकांक्ष और अरूढ़ा है। तो हम देखते हैं साहब, हमने 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 कराकांक्ष निकाला था वर्गो, तो यहाँ पे भी कराकांक्ष लग्न वर्गो राशि में आ रहा है। अरूढ़ा हमारा टॉरस आ रहा है, यहाँ पे भी टॉरस आ रहा है, और ये चरदशा चल रही है ना। तो चरदशा इनकी, यस। कैंसर में इनका जन्म हुआ, कैंसर से फिर ये गए जेमिनी में, जेमिनाई से फिर ये गए टॉरस में, है ना। और इस तरह से अलग अलग उम्रों उम्रों के हिसाब से इनकी दशाएं चलेंगी, और जिस दशा से जो निर्धारित हो रहा है वो हम प्रिडिक्शन में लेके आते हैं। वो हम अपने कोर्स में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे जब चरदशा कवर करेंगे। जी। आगे चलते हैं। अगला हमारा हुआ उपपद लग्न। अब 12वें का मालिक अपने घर से कितनी दूर गया। 12वें का मालिक हुआ मरकरी, सूरज भाई। हाँ। वो अपने से 10 भाव आगे बैठा है। यस सर। तो हम मरकरी से अगर 10 भाव गिनेंगे तो हम आ जाएंगे सैजिटेरियस में। यस। सैजिटेरियस हमारा उपपद लग्न हो गया। अब उपपद लग्न में आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कि इसमें मून बैठा है।
बताओ बताओ। तो जब मून बैठता है तो हम मून को कहते हैं भाई, जैसे मान लीजिए अगर मून हमारा लग्न से जुड़ा हो, या सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ से जुड़ा हो, तो हम कहते हैं भाई एक मतलब सुंदर इंसान या सुंदर पर्सन होगा, उसकी यस चेहरा यस। चांद की तरह चेहरा होगा। ये चार्ट है सचिन तेंदुलकर का, अगर आपको उनकी वाइफ की शक्ल याद हो तो बिल्कुल हाँ मतलब मून वाली बात दिखाई एकदम देती है। तो उपपद एकदम। लगने से बड़ा क्लियर है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी चीजें, मैरिड लाइफ की क्वालिटी, हर चीज वहां पे हमको, हम वहां से निर्धारित कर सकते हैं। अब इनसे सेकंड उपपद लग्न में सेकंड में जुपिटर आ गए, अब गुरु आ गए, तो गुरु ने सब बढ़िया कर ही देना है। हालांकि ये मार्स है, मार्स भी अपना थोड़ा बहुत खटपट दिखाएंगे, पर वो, इसीलिए इनका मार्स, अगर ये खेल रहे थे तो क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट्स में थे तो मार्स यूज हो गया। हाँ, और ये भी बात सही, दूर भी थे तो केतु भी यूज हो गया, जो सेवंथ में केतु है। करेक्ट है ना। तो ये उपपद लग्न हो गया। इसी तरह से हम ट्राई करते हैं अब एट्थ भाव का पद निकालना, आठवें भाव पद क्या होगा। तो आठवां भाव हुआ हमारा अक्वेरियस। अक्वेरियस का मालिक हुआ शनि, वो जाके अपने से चौथे बैठ गए। तो अब हम शनि से कितना गिनेंगे? चार अंक। चार। तो चार गिनेंगे तो टॉरस, जेमिनाई, कैंसर और लियो आ जाएगा। तो इनका आठवें भाव का पद लियो। तो जब इनकी लियो की दशा चलेगी, या जब जब आठवें इस आठवें से आत्मकारक का कोई निर्धारण होगा, तो हम्म, चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। अब जब हम हेल्थ के हाँ, बारे में स्टडी करेंगे अपने कोर्स में, तो उसमें फिर हम गुल्लिक और मांडी को भी लाएंगे कि कैसे ठीक। कितने कितने फैक्टर्स जब एक चीज दिखाते हैं, तो फिर कोई चीज हम कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं। गुलिका मंडी यूज करते हैं आप लोग जेमिनी, बिकॉज ये वैदिक बिल्कुल साउथ का है। हाँ बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। गुल्लिक मांडी का भी। इसीलिए देखिए पराशर ऋषि ने क्या, महर्षि जैमिनी ने क्या कहा ओपनिंग में अपनी सूत्र में, शुरू में बिल्कुल अपने सूत्रों के चैप्टर में बोला कि बाकी सारी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो आप पहले की किताबों से पढ़ के अब आगे पढ़े यहाँ पर। ग्रेट। तो जो सारी चीजें पराशरी की है वो सब वैलिड है यहाँ पर, बस उनका काम करने का तरीका फर्क है। बहुत बढ़िया। और डिपेंड करता है कि हर बार जब भी हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम किसी एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं चार्ट को। भाई हम मैरिज के लिए देख रहे हैं, कि हेल्थ के लिए देख रहे हैं, कि करियर के लिए देख रहे हैं। तो हम उन चीज, हर ग्रह को, उसकी कारकत्व को, उसके भाव को, उस लेंस से देखते हैं। भाई कोई चीज जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छे करियर दे रही है वो हो सकता है शादी खराब करे। तो सही बात। एक तरफ से अच्छा, एक तरफ से बुरा, वो अपने आप में अलग चीज है। तो ये हमने जब एक बार देख लिया और आपने देखा बड़ा सिंपल है निकालना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल है निकालना। अगर आप एक बार समझ गए, दो चार्ट में निकाला, तो आप हमेशा आगे निकाल सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लग्नों की एप्लीकेशन देखते हैं, दो चार चार्ट्स में। एक सूत्र में कहा महर्षि जैमिनी ने कि जब ग्रह या तो बैठे, अब उन्होंने ये नहीं बोला कि मेलेफिक हो या बेनिफिक हो, उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दी हैं, वो थोड़ा एडवांस में जब कोर्स करेंगे तब मैं बताऊंगा। पर अगर ग्रह बैठे हो या उस राशि को आस्पेक्ट कर रहे हो, दोनों तरीके से, किसको? अरूढ़ लग्न से 11वें को या अरूढ़ लग्न को। तो अरूढ़ लग्न में ग्रह बैठे हो या अरूढ़ से 11वें में लग्न ग्रह बैठे हो। इसी तरह से दूसरे दूसरे भाव में, अरूढ़ लग्न से दूसरे भाव में, भाई अगर ग्रह बैठे हैं और अगर ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, और सातवें भाव को, इन तीनों भावों को उन्होंने बोला कि अगर इनमें ग्रह बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं, तो वो बंदा सुख, समृद्ध और धनवान होगा। तो कुछ चार्ट्स पे इसको लगा के देखते हैं। तो पहला चार्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉशन कि ये सिर्फ हम एक फैक्टर लगा रहे हैं। तो हम किसी चार्ट में सिर्फ एक चीज देख के किसी चीज को फाइनल कंक्लूजन पे नहीं जाते, हम और भी क्लूज ढूंढते हैं। जैसे कि क्या वो चीज? कई लग्नों से रिपीट हो रहा हो, या ये सिर्फ एक सूत्र है, बाकी राजयोग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, दशाएं ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही। जब वो सब एक साथ आ जाता है, तो फिर इंसान उतना ऊंचा चढ़ जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला चार्ट जिसमें हम कहते हैं कि साहब 11th अरूढ़ लग्न से 11th। अब अरूढ़ लग्न आपको ध्यान होगा, आप मुझे एक बार सोच के बताइए अरूढ़ लग्न क्या हो सकता है। यहाँ लग्नेश पे देख रहे हैं?
हाँ, इस हाँ, चार्ट में लग्नेश को देख रहे हैं। लग्नेश जितना आगे उससे आगे, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट एक दो तीन, तो इट इज 6th हाउस, ये नहीं, 7th हाउस चार भाव प्लस। गया, करेक्ट है ना, चार भाव हाँ गया, इंक्लूसिव काउंटिंग चलती है हमेशा। तो हाँ। चार भाव, मरकरी अपने से चौथा गया, मरकरी से चौथा सैजिटेरियस हो गया। तो सैजिटेरियस हमें पता है अरूढ़ लग्न। ठीक है साहब। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है वही, जी बोलिए। कि 7th को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत जगह नहीं लिया जाता है, बट इसको जे होरा में हम लोग कैसे सेटिंग्स करेंगे, ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस सेशन के लास्ट में शेयर करके दिखा दे तो हमारे मतलब जो के राव सर ने पद्धति निकाला है, रिसर्च किया है, इसमें जी सर ने जी। हमें पहले बता रखा था कि हम लोग लग्न में भी अगर आरूढ़ लग्न आ रहा है तो हम लोग लेंगे, और 7th हाउस में भी आ रहा है तो लेंगे। तो उसको कैसे सेटिंग्स करना है, बिकॉज जे होरा का डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है, तो सर से वही रिक्वेस्ट है कि उनका वो सेटिंग्स भी हमें दिखा दें। जो आपका जे हो रहा है ना, प्रेफरेंसेस एक टैब है प्रेफरेंसेस करके। हम्म। प्रेफरेंसेस में कैलकुलेशन टैब में जाके अगर आप के एन राव सेटिंग्स पे जाए, वहां पे आप के एन राव टाइप करें, तो जो सेटिंग्स है वो सारी के एन राव सेटिंग हो जाती है। तो वहां से फिर आपका ऑटोमेटिकली वो रूल्स जे हो रहा अपने आप पकड़ लेगा। फिर भी हम क्या करेंगे कि एक बार आज मुमकिन शायद ना हो पाए, पर एक अलग से छोटा सा इसका वीडियो जगन्नाथ होरा पे एक आप बना के भेजिएगा, मैं बना के मैं आपको अटैच भेज कर दूंगा, दूंगा। आप इसमें अटैच कर दीजिएगा। जी हाँ, वो कर सकते हैं। तो वो ओके। मैं कर दूंगा, है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस। अब अरूढ़ लग्न से 11वें भाव, 11वां भाव कौन सा हुआ? अरूण लग्न से 11वां भाव हो गया आपका 7, दैट लिब्रा। इज फिफ्थ लिब्रा हाउस हो गया, लिब्रा, हाँ है ना, लिब्रा हो गया, फिफ्थ हाउस हो गया। तो फिफ्थ अब हाउस हम अरूढ़ लग्न से 11वें भाव में गए तो हमने देखा तीन प्लैनेट बैठे हैं। तो सैटर्न आत्मकारक, सन जो कि नातिकारक, वीनस अमर्त्यकारक, और जुपिटर देख रहे हैं। और केतु की भी राशि दृष्टि आ रही है। तो एक दो तीन चार पांच ग्रह जो है ये 11वें भाव के अरूढ़ लग्न को देख रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है साहब, ये इंसान खुश रहेगा, समृद्ध होगा और धनवान होगा। इनमें एक और खासियत है कि अगर वो ग्रह बली भी हैं तो और ज्यादा फिर वो उसका क्वांटिटी बढ़ गई। तो शनि एग्जॉल्ट कर गए, और वीनस यस, वग्रह ही हो गए, वगैरह ही होगा। और जुपिटर की दृष्टि आ गई। तो ऐसे इंसान की लाइफ में धन नहीं होना तो हो नहीं सकता, इनके पास तो बहुत धन होना चाहिए। अपार धन। और जब हम देखते हैं चार्ट किसका है, तो साहब बिल गेट्स का। वाह। इनके पास तो अपार धन होना ही है ना। तो जैमिनी सूत्र भी वैसे ही लगते हैं जैसे हम अक्सर पराशरी में योग बिठाते हैं। अब इनके चार्ट में खैर बहुत सारे योग हैं, पराशरी योग बहुत बन जाते हैं। इनके चंद्र आदि योग है, केंद्र केंद्र त्रिकोण के मालिक बहुत सारे साथ बैठे हैं। यहाँ पे वीनस, सैटर्न 11th लॉर्ड है, वीनस 5th लॉर्ड है, दोनों साथ बैठे हैं, दोनों बली होके बैठे हैं। तो इनके चार्ट तो खैर, इनका तो पराशरी से तो है ही, पर मैं जेमिनी से दिखा रहा था कि कितने सिंपल तरीके से एक सूत्र में देख के आप बता सकते हैं कि भाई ये इंसान बहुत पैसे वाला होगा। बहुत बस है, हाँ। अगला एक और चार्ट देखते हैं, इस बार हम सेकंड का, उन्होंने कहा कि 11वां, सेकंड और 7th, तो सेकंड का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें अरूढ़ लग्न पहले निर्धारित करते हैं कि अरूढ़ लग्न क्या होगा। हमारा अरूढ़ लग्न बना लियो। कैसे? क्योंकि सैटर्न लग्नेश सब। अपने हाँ। से चौथे गए, वहां से चौथा 7th हाउस जो लियो है। तो लियो हमारा बन गया अरूढ़ लग्न। तो इसमें लियो, ये यहाँ पे ये गलत है, ये इसको आप ना देखें साउथ इंडियन चार्ट में, आप लियो पे नजर रखें। नॉर्थ इंडियन चार्ट में लियो में है, और राहु बैठा है लियो में, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन चार्ट में। अब लियो से सेकंड हाउस में क्या हो रहा है? लियो से 2nd हाउस में मरकरी, मंगल एंड सूर्य, वीनस भी बैठा है इसमें। चार ग्रह आगे ए बैठे के भी बैठा है, ए एम के भी बैठा है, और और पीके बी भी के सी बैठा के भी बैठा है। है ना। यस। चार ग्रह आगे बैठ गए साहब। तो अब यस। जैसे हमने पिछले में देखा, बिल गेट्स के केस में 11th में चार ग्रह थे और एक दृष्टि आ रही थी, यहां पे चार ग्रह उसी लग्न में आके बैठ गए। अब इतना धन और भी किसी इंसान के पास है तो हम लोग सब जानते ही हैं कि साहब इनके पास तो धन है ही। अमिताभ बच्चन साहब के चार्ट में किसी ने बचपन में भी चार्ट देखा होता तो वो कहता भाई ये आदमी बहुत धनवान बनेगा।
राइट? तो 11th में, सेकंड में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 7th हाउस में भी ऐसा होने से ऐसा होता है क्या? तो अरूढ़ लग्न का फिर निर्धारण करें साहब। तो अरूढ़ लग्न का निर्धारण हुआ, लग्नेश अपने से कितने भाव गया? 9 भाव गया। नौवा। मून चंद्रमा से 9 भाव फिफ्थ गिना हाउस तो हो गया। हमारे पास आ गया स्कॉर्पियो। फिफ्थ हाउस, यस। स्कॉर्पियो अरूढ़ लग्न हो गया। अब अरूढ़ लग्न से 11वें में कोई प्लैनेट नहीं है, अरूढ़ लग्न से सेकंड में भी कोई प्लैनेट नहीं है। तो क्या हम परेशान हो जाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि अरूढ़ लग्न से 7वें में सन, केतु, मरकरी 3 ग्रह आके बैठे और वीनस की दृष्टि आई। तो यस। 4 ग्रहों की दृष्टि या 4 ग्रहों का एसोसिएशन 7th हाउस फ्रॉम अरूढ़ लग्न। इनके पास भी अपार धन है, इनके पास भी फेम, शोहरत तो मिलेगी। जब आपके पास बहुत धन होगा तो फेम और शोहरत से ही मिलता है धन। ये चार्ट है एक हॉलीवुड एक्ट्रेस का जिनका नाम है एंजेलिना जोली, जिनके पास धन के साथ साथ शोहरत, इज्जत, हर चीज जो है बहुत शानदार है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं ये दिखाना चाह रहा था, और अगले एपिसोड में जब हम और राजयोगों की बात करेंगे तो थोड़ा सा दशा पे भी टच करेंगे कि एक स्टैटिक प्रॉमिस में कि साहब ये आदमी के पास इसकी क्या लेवल ऑफ लाइफ होगी। अलग अलग लग्नों से, हमने सिर्फ अरूढ़ लग्न देखा, ये हम करकांश लग्न से भी देखेंगे, ये हम चीज सेम जो है वो स्वांश लग्न से भी देख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग लग्नों का अलग अलग चीजों के लिए यूज भी जैमिनी सूत्रों में दिया हुआ है, जो हम अपने कोर्स में करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा हम अपने अगला जो एपिसोड रहेगा उस एपिसोड में राजयोग कैसे बनते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखाई, पर जो चर कारक हैं उनके कॉम्बिनेशन से राजयोग बनते हैं, और जब उनकी दशाएं चलती हैं तो वो राजयोग का रियलाइजेशन होता है, वो राजयोग, उस राजयोग के फ्रूट मिलते हैं। इसी तरह से हम टाइमिंग कैसे कर सकते हैं सक्सेस की। टाइमिंग का मतलब कि अगर हम राजयोग पहचान लें और राजयोग की दशा लगे तो हमें पता है कि ये अच्छा होगा। पर चाहे जैमिनी हो सूरज भाई या पराशरी हो, सही दशा सही समय पे आ जाए, इससे अच्छी और कोई चीज नहीं हो सकती। कोई और चीज नहीं, सही बात है। 90 साल की उम्र में राजयोग लगे या बचपन में राजयोग लगे, उसका वो मजा नहीं जब राजयोग लगे आपका 25 से 50 की उम्र। जवानी में लग जाए। हाँ, उस टाइम लगे जब आप बिल्कुल निकले हुए हैं काम करने के लिए। तो वो चीज, और हम फिर एग्जाम्पल्स लेंगे कई सारे हर चीज के लिए, जिससे कि सारे देखने वालों को समझ में आए कि भाई किस तरह से लगाए गए, और अगर उनकी यस, रुचि जागे तो दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द कोर्स आने वाले समय में जब हम लॉन्च करेंगे। एकदम सर। बहुत जल्दी, और जिस तरीके से इजी एक्सप्लेनेशन वे में आपने समझाया, मजा आ गया। मी और बीइंग इसमें अ नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आई एम एक्चुअली वेरी कीन टू लर्न जेमिनी। आप पढ़ा तो मैंने थोड़ा था आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से, बट द वे यू आर एक्सप्लेनिंग ईच पॉइंट, वो पूरा खुल के दिमाग में आ रहा है, पूरा ऐसे अलग 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 बहुत अलग बढ़िया, सूत्र के साथ। ग्रेट बहुत सर। सिंपल है, और बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। और सबसे बढ़िया बात जो हम कोर्स में अपने बहुत डिटेल में जाएंगे वो है कॉम्पोजिट टेक्निक। कॉम्पोजिट टेक्निक मतलब किसी इवेंट को विंशोत्तरी और चर दशा दोनों से मिला के निकाल, जिससे कि किसी भी प्रिडिक्शन में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये शायद राव साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने अपनी रिसर्च और अपने जीवन के पूरे जो जो उन्होंने पढ़ाई ज्योतिष लिखाई ज्योतिष में किया, जो उनका कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि जो कंपोजिट टेक्निक यूज करना बताया वो बहुत बढ़िया है, और कोर्स पे हम उसको जरूर समझाएंगे। एकदम। थैंक यू आज के सो लिए मच इतना सर। ही। थैंक थैंक यू यू सो मच। सूरज भाई, ऑल ओके द सर। बेस्ट। सेम टू यू सर।